अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर की है तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमें बचपन में ये दिखाया जाता था, समझाया जाता था मीडिया के ज़रिए कि इज़राइल बहुत जो है वो इनविंसिबल किस्म का एक मुल्क है और उसके सामने अरब ममालिक को अपने घुटने टेकने पड़े, लिहाजा हमें भी शायद इज़राइल के सामने घुटने टेक देने चाहिए। और वेस्टर्न मीडिया में तो था ही इज़राइल की तारीफ़ और बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो बड़ा इनविंसिबल है। और आज भी आपको ये बात सुनने को मिल रही है 7 अक्टूबर के बाद। इसके बावजूद कि इज़राइल की मिलिट्री इनविंसिबिलिटी की मिथ कंप्लीटली हमास ने 7 अक्टूबर के दिन तबाह करके रख दिया वंस एंड फॉर ऑल, कि एक अंडर ट्रेंड, अंडर फेड, अंडर इक्विप्ड मिलिशिया जो है वो उनकी इलीट, वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड, वेल आर्म्ड फोर्सेस को एक ऑल आउट स्टैंडिंग बैटल के अंदर डिफीट कर सकता है। इसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको कि इज़राइल जो है वो ऑन एवरेज साल में $3 बिलियन एड रिसीव करता है अमेरिका से, और ये कुल मिला के $158 बिलियन बनती है अमेरिका और इज़राइल के रिलेशनशिप के लाइफ स्पैन में। यानी सिर्फ 40-50 सालों के अंदर उन्होंने $158 बिलियन रिसीव किए हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने कि इट इज़ द बिगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एड ऑन अर्थ, चाहे वो अमेरिका से हो या किसी और मुल्क से। और अमेरिका के लिए तो ऑब्वियसली वो हाईएस्ट रिसिपिएंट है एड का। तो अगर अपने आप को खुद आप सोचें तो पाकिस्तान के बारे में आपको जो ताने मिलते हैं, अक्सर सुनने को बातें मिलती हैं कि पाकिस्तान एक कटोरा लेके बाज़ार में फिरता है इंटरनेशनल मार्केट में और वो एक एड डिपेंडेंट मुल्क है। लेकिन जो शाइनिंग एग्जांपल एक वेस्टर्न स्टाइल लिबरल डेमोक्रेसी की हमें दी जाती है, जो कि है नहीं हकीकतन, वो इज़राइल है मिडल ईस्ट में, तो वो खुद बेचारा जो है वो कटोरा लेके अमेरिका के सामने ही खड़ा होता है। लेकिन ये रिलेशनशिप हमें इतना वाज़ेह नहीं होता कि मास्टर कौन है, स्लेव कौन है, सर्वेंट कौन है और सर्विस किसकी की जा रही है। ये रिलेशनशिप एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, एक पैरासिटिकल रिलेशनशिप है, जहाँ जब एक कोई पैरासाइट के कोई दीमक किसी दरख्त पर चढ़ जाए तो ये अब नहीं पता कि मालिक कौन है, कि दरख्त को पैरासाइट चूस रहा है या दरख्त पैरासाइट से कुछ बेनिफिट ले रहा है। इस तरह के वो परिंदे होते हैं जो हाथियों के कान साफ़ करते होते हैं और इन एक्सचेंज हाथियों के कान साफ़ हो जाते हैं, उस परिंदे को ग़ज़ा मिल जाती है। ये रिलेशनशिप्स नेचर के अंदर तो बहुत ऑब्वियसली डिफाइंड है, लेकिन इजराइल को और अमेरिका का रिलेशनशिप जो है वो बड़ा ही ऑड है। उसको डिस्क्राइब करना आसान लफ्ज़ों के अंदर पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट का मुताला करेंगे आपके साथ आज, जिसका नाम है अ क्लीन ब्रेक, अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग द रेल्म। ये एक पॉलिसी पेपर के तौर पर अमेरिकन नियो कंजर्वेटिव थिंक टैंक ने इजरायली देन जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे बेंजामिन नेतन्याहू 1996 में, उनका पहला टेन्योर था एज प्राइम मिनिस्टर, उनको ये डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया था एज अ पॉलिसी प्लान कि आपने जो नया विजन लेके चलना है ज़ायोनिज़्म का, जो कि कुछ मुरझा गया हुआ था 90s तक इजराइल के लिए, जो एक लीगल फिक्शन है जिसके तहत वो मुल्क एग्जिस्ट करता है, उसको रीइन्विगरेट करने के लिए, उसको रिवाइटलाइज करने के लिए एक फॉरेन पॉलिसी प्लान दिया उन्होंने, और एक पीआर प्लान दिया कि आपने अपनी पीआर कैसे मेंटेन करनी और आपने ताल्लुकात अपने पड़ोस में और फ़िलिस्तीनी कौम के साथ अब कैसे तब्दील करने अपने बेहतरी के लिए। रिचर्ड पर्ल ने इस डॉक्यूमेंट को प्राइमरली आप कह लें स्पीयरहेड किया था, लेकिन इसमें और बड़े इंटेलेक्चुअल्स के आप कह लें आइडियाज़, उनके पॉलिसी पॉइंट्स लिए गए थे। उनमें एक लंबी फहरिस्त है, उसको हम डिस्प्ले कर देंगे आपके लिए, या अगर एडिटर नहीं चाहेंगे तो वो नहीं डिस्प्ले करेंगे। लेकिन इसके अंदर बेसिकली जो आइडिया था वो ये उनको बेचा गया था कि इजराइल को उन्होंने इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर दिखाना है कि इजराइल इज़ नो लॉन्गर अ डिपेंडेंट नेशन ऑन अमेरिकन एड, और इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, वो खुद अपने मामलात को डील कर सकता है। आज तक इजराइल जो है वो कटोरा लेके अमेरिकन के सामने भीख मांगता है, लेकिन वो भीख हमारे भीख की तरह नहीं लगता। वो ऑलमोस्ट लगता है कि वो भत्ता या अपना जगह टैक्स ले रहा है, और वो बड़े बदमाशी के साथ बबांगे दौल अपने लिए एड प्रोक्योर करता है। बल्कि इस साल तो उन्होंने अपनी एवरेज भी ब्रेक कर दी है। एक लम्हे में इमरजेंसी एड के तौर पे उन्होंने $3 बिलियन स्पेशली रिलीज़ करवा दिए हैं, जो कि उनकी एवरेज जो ईयरली एवरेज होती है उससे अब कहीं ज़्यादा एवरेज बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर 7 अक्टूबर के हमले के बाद। इजराइल की इंडिपेंडेंस को शो करना बहुत अहम इसलिए था ये, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया था इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि अमेरिकन ऑडियंसेस को ये सौदा बिकता है, ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि अमेरिका में बड़ा एक कल्चर है एंटरप्रेन्योरशिप का, अपने पैर पे खड़े होने का। तो आप अपने आप को ऐसे शो करें और अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें कि आप अपनी नेशन को कायम कर चुके हैं, अब आप वो एक मैच्योर नेशन बन चुके हैं,
और आप जो हैं अपने मामलात को खुद डील कर सकते हैं। इसके लिए फिर आप सिंपथी भी गेन कर पाएंगे कि जो आप हॉट परसूट मिशंस करते हैं, जिस तरह के आप फ़िलिस्तीनी टेरिटरीज़ के अंदर घुस के सो कॉल्ड टेररिस्ट को, जो कि एक्चुअली फ्रीडम फाइटर्स या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं जो अपने इंसानी हकूक़ मांग रहे होते हैं, उनके खिलाफ जो आप क्रैकडाउन और ऑपरेशंस करेंगे, तो फिर इस रोशनी के अंदर वो बातें बड़ी जस्टिफाइड लगेंगी अमेरिकन ऑडियंसेस के लिए। अब इस काम को अचीव करने के लिए नेतन्याहू की, जो इसको नेतन्याहू डॉक्ट्रिन भी कहते हैं बाय द वे, क्लीन ब्रेक की जो इस डॉक्यूमेंट के तहत जो एक नई डॉक्ट्रिन तैयार हुई थी, उसको नेतन्याहू डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। अब उसके तहत इजराइल ने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी अमेरिकन मीडिया के अंदर, और आप ये देख सकते हैं कि अमेरिकन मीडिया के अंदर जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, कॉमेडियंस होते हैं, एंटरटेनर्स होते हैं, न्यूज़ जर्नलिस्ट होते हैं, एंकर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इजराइल की हमायत शो करते हैं, और वो कई डिफरेंट इजरायली चैरिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। जैसे आपको प्राइमरी एग्जाम्पल देते हैं बिल महार की। बिल महार एक यहूदी नस्ल अमरीकन कॉमेडियन है जो कि पॉलिटिकल सैटायर और पॉलिटिकल कॉमेंट्री करते हैं। उनका शो बहुत लेट नाइट मशहूर है कॉमेडी के लिए भी, और वो आप समझेंगे बिल्कुल मेन स्ट्रीम और अल्टरनेटिव मीडिया के दरमियान के आदमी हैं। उनका कॉमेडी शो ज़्यादातर पॉलिटिकल सैटायर के ऊपर होता है और सोशल कमेंट्री के ऊपर होता है। उनकी एक वीडियो आई रिसेंटली जिसके अंदर वो अपने सामने बिठा के बर्नी सैंडर्स, जो कि एक अमेरिकन सदर थे जो बड़े सिंपथेटिक हैं पैलेस्टाइन के कॉज के लिए, उनके कुछ कैंपेन के मैनेजर्स को बिठा के वो एक लंबी दास्तान सुना रहे हैं कि किस तरह से मुसलमान और अरब लोग दरिंदे होते हैं, लिहाजा उनको अगर सफाया उनका कर दिया जाए गाज़ा के अंदर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये ओवरऑल इंसानियत के लिए बेहतर होगा। इस वीडियो के ऊपर हमने एक तफसीली रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली इट्स टू हॉट फॉर टीवी, वो हम यूट्यूब पे नहीं प्ले कर सकते, क्योंकि तो हम बैन हो जाएंगे या हमारे पे स्ट्राइक आ जाएगी या वो डिमोनेटाइज हो जाएगा। प्लस हम स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के तौर पे अपने पेड मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो अगर आप अभी तक पेड मेंबर नहीं हैं तो 3000 रुपये में आप हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर सकते हैं। मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज़ कर लें। इसका मकसद ये नहीं है कि आपको हम कोई चूरन बेचें, बट इसका मकसद ये है कि जो डिटेल होती हैं, जो मीट होता है, जो मीट आप कह लें जो थिक मीट होता है एक केस का, वो ज़्यादातर आप सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि आप बैन हो जाएंगे। तो लिहाजा हमने एक माकूल से इसकी फ़ीस रख दी हुई है कि अगर आप वो पे कर लें तो आप वो तफसील में हमारा रिएक्शन देख सकते हैं। अब ये मीडिया के ऊपर स्पेशल अटेंशन देने के अलावा ऑपरेशन क्लीन ब्रेक ने और क्या सबक दिए इजरायली मैनेजमेंट को। एक और बहुत बड़ा सबक ये था कि आपने टर्की और जॉर्डन के साथ रीजनल पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन करनी है, और ये दो मुल्क आपके बड़े रीजनल एलाइज बनेंगे और इनके ज़रिए आप कॉमन इंटरेस्ट को परसू कर सकते हैं। इसमें क्या अहम चीज़ थी कि एक जॉर्डन की जो डिपेंडेंसी है इराक़ के ऊपर, उसको ख़त्म किया जाए, जो सीरिया एक्सपैंड करके अपने मिलिशियाज़ के ज़रिए और अपनी आर्मी के ज़रिए लेबनान के अंदर ताकत गेन कर रहा है, और जो ईरान की जो शिया एक सिंपथी है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सीरिया के अंदर हो चाहे वो लेबनान के अंदर हो, इसके ज़ोर को तोड़ा जाए और अपने पड़ोस में मिस्र को भी हैंडल किया जाए। इस सब का आप एपेक्स देखते हैं सब्सिक्वेंटली जब आया 2003 के अंदर, और ऑपरेशन क्लीन ब्रेक जो है वो फुल एग्जीक्यूशन में आया जब इराक़ की जंग की गई अमेरिका के ज़रिए। इराक़ की जो जंग है उसको आमतौर पे एक पब्लिक परसेप्शन में, एक नैरेटिव में पहले जो एक झूठी इमेज प्रेजेंट की थी वो ये थी कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन सदाम हुसैन के पास हैं और वो इस्तेमाल करना चाहता है अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को और इवन पोटेंशियली न्यूक्लियर वेपन्स को, तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। ये बात साबित हुई वक्त के साथ कि ये एक झूठी खबर थी और ये इंतहाई एक मतलब फैब्रिकेटेड किस्म की कहानी थी जिसको अमेरिका ने चलाया था, और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी बेइज्जत भी हुई दुनिया में इसके बावजूद कि उन्होंने इतनी बड़ी जंग कर दी एक झूठ की बुनियाद पर। इसके बाद एक आमतौर पे आपको एक आइडिया प्रेजेंट की जाता है कि नहीं ये जंग असल में ऑयल के लिए थी। ऑयल या ऑयल रिचनेस या इराक़ के गोल्ड रिजर्व्स का चोरी करना ये एक स्पॉइल ऑफ वॉर है, ये एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर है। असल अहदाफ जो होते हैं जंग के वो जियो स्ट्रेटेजिक होते हैं, और जो असल हदफ था एक इराक़ की जंग का वो इजराइल की डोमिनियन को, इजराइल की डोमिनेंस को रीजन में सिक्योर करना, और जो मिलियन यानी 10 लाख की इन्फेंट्री की आर्मी थी सदाम हुसैन की, उसकी कमर तोड़ना, बिकॉज वो इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। इसके अंदर कुछ ज़िमनी तौर पर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन की भी खुशी थी और उनकी भी रज़ा थी इस चीज़ के अंदर, लेकिन बुनियादी तौर पे ये इजराइल का जो मामला था उसको सीधा करने के लिए। अब बाद में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम नेशन स्टेट्स के अंदर बट चुके हुए हैं
तो अपने रीजनल इंटरेस्ट को परसू करने के लिए ईरान ने भी अमेरिका के साथ यहाँ पे अलायंस की, और ईरान प्राइमरली किरदार अदा करता था इराक़ के अंदर पीस कीपिंग मिशन के तौर पे ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, जिसकी वजह से आज तक इराक़ के ऊपर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन के ऊपर ईरान का कंट्रोल है। तो ईरान भी इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल पाक और बरी ज़िम्मा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये नेचर है नेशन स्टेट की कि ये अपने इंटरेस्ट में ऑपरेट करता है, ये किसी मॉरल इस्लामिक प्रिंसिपल के तहत नहीं ऑपरेट करता। ये एक नेचर ऑफ द बीस्ट है, नेचर ऑफ द गेम है। 2003 में इराक की फॉल के बाद आप देखते हैं अफगानिस्तान की इन्वेजन भी हुई, लेकिन वो इस ऑपरेशन क्लीन ब्रेक के तहत नहीं हुई थी। ऑपरेशन क्लीन ब्रेक के तहत जो मज़ीद आपने जो हरकत व सकनात देखे वो लेबनान की डिस्टेबलाइजेशन है, उसमें क्रिश्चियन मिलिशियास को सपोर्ट करना शिया मिलिशियास के ख़िलाफ़ ताकि ईरान का जोर टूटे, और आज इफेक्टिवली लेबनान के 3 डिफरेंट टुकड़े हैं जो सेपरेटली गवर्न होते हैं और सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा इजिप्ट में जब एक अवाम पसंद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट आई जो कि फ़िलिस्तीनी लोगों का दर्द रखती थी और उनको सपोर्ट करती थी, तो इजराइल ने सऊदी अरेबिया की मदद के साथ और अमेरिकन की मदद के साथ मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत को पलटा दिया और मोहम्मद मुर्सी को जेल में शहीद कर दिया और उनके बेटे को भी शहीद कर दिया। तो ये इजिप्ट का मामला आप देख सकते हैं आपके सामने कि इजिप्ट में फिर एक डिक्टेटर आके बैठ गया जो कि इजिप्ट के लिए और पाकिस्तान के लिए हस्बे में मामूल है, लेकिन वो डिक्टेटर जो है वो बहुत क्लोजली कोऑपरेट करता है इजराइल के साथ। जनरल सीसी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन किंग अब्दुल्ला जो हैं वो भी बहुत क्लोजली कोऑपरेट करते हैं इजराइल के साथ, बिकॉज जो उनकी डिपेंडेंसी थी इराक की इकॉनमी पे वो शिफ्ट होगी और अब अमेरिकन और इजरायली पैसों के ऊपर डिपेंड करती है उनकी इकॉनमी। इसकी बड़ी एग्जांपल ये कि जब पनामा पेपर्स लीक हुए तो उसमें किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन का पता लगा कि कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा के अंदर जो प्राइम रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट जो है वो आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है दुनिया के भर के अंदर, उसके अंदर जो प्राइम रियल एस्टेट है वो अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन जो बादशाह हैं, जो सैयद उन नस्ल एक बादशाह हैं, हमारे उम्मत के बहुत बड़े लीडर हैं, वो अपने पैसों को वहीं पार्क करते थे अमेरिका में कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा की बड़ी प्रॉपर्टियों के अंदर। तो ये पूरा एक बड़ा परवर्टेड किस्म का इकोनॉमिक निज़ाम उन्होंने क्रिएट किया जॉर्डन की मसनूई हुकूमत को, जिसकी जो एक मुल्क भी बॉर्डर्स के अतबार से कल्चरली हिस्टोरिकली जोग्राफिकली मसनूई तौर पर बना हुआ है, और उसकी जो कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन है जो मसनूई तौर पर मेंटेन की जाती है। और ये वही सब फसाद है जो ब्रिटिश एम्पायर छोड़ के गया, चाहे वो इजिप्ट का नक्शा हो, चाहे वो साइक्स पीको एग्रीमेंट की शक्ल में सीरिया का नक्शा हो, चाहे वो जॉर्डन का नक्शा जो ट्रांस जॉर्डन का नाम दिया था उन्होंने, चाहे वो मैंडेटरी पैलेस्टाइन हो जो ब्रिटिश मैंडेट का पैलेस्टाइन और इसराइल के 2 नक्शे बनाए थे उन्होंने, चाहे वो सऊदी अरेबिया की फॉर्मेशन हो, चाहे वो यूएई की फॉर्मेशन हो, यानी आप गिनते जाएंगे तो एक लंबी फहरिस्त है ब्रिटिश कंस्पिरेसीज की जो इंडिया से लेकर आपको अफ्रीका के साहिल तक मिलती हैं कि जहाँ पर उन्होंने इतना फसाद मचाया है जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजी के एतबार से, और वो लंबी गेम आज तक चली जा रही है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस आज तक कोऑपरेट करती है इजराइल और अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ, और इराक की जंग में भी उनका बड़ा किरदार नज़र आया। अब जो क्लीन ब्रेक को समझने का और मेरा मशवरा है कि आप ज़रूर इसको रिसर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑनलाइन आपको इसके बारे में बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। अब सवाल ये बनता है कि अमेरिकन न्यू कंजर्वेटिव्स खुद क्यों एडवाइस कर रहे हैं। न्यू कंजर्वेटिव बाय द वे वो होते हैं जो इनको न्यू से मुराद न्यू नए ज़माने का, और कंजर्वेटिव जो कि एक ज़्यादा दकियानूस या ज़्यादा एक जो मजहबी किस्म की सोच रखने वाले सियासी आइडियोलॉजी रखते हैं। अमेरिकन न्यू कंजर्वेटिव्स खुद क्यों इसराइल को सपोर्ट करते हैं इतना, और वो खुद क्यों मशवरा दे रहे हैं कि तुमने अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे लेके चलनी है। क्योंकि हकीकत ये है कि इसराइल जो है, और ये RFK रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने साफ अल्फाज में ये बात कही थी कि इसराइल हमारा एक गन शिप कैरियर है, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो मिडल ईस्ट के दिल के अंदर हमने घोंपा हुआ है, तो वो हमारे लिए एज ए मिलिट्री आप कह लें सैटेलाइट ऑपरेट करता है। तो अमेरिका जो है जो रीजनल अपनी पावर मेंटेन करता है, चाहे वो इसराइल के थ्रू हो, चाहे वो यूक्रेन के ज़रिए वो रशिया को प्रेशर करना हो, चाहे ताइवान हांगकांग के ज़रिए चाइना को प्रेशर करना हो, वो दुनिया के तिजारती बंदरगाहों पे चौक पॉइंट्स के ऊपर अपना कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए ये काम करता है। प्लस अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के इवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस हैं, उनके यहाँ इसराइल का बका, उसकी सलामती वो बहुत अहम है। और तीसरे टेंपल का बनना जो मस्जिद अक्सा कंपाउंड है उसका तो शहीद होना, उनके लिए ये मजहबी तौर पे बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि वो उनके नज़दीक जब तक यहूदी पूरे तौर पे काबिज़ नहीं हो जाएंगे जेरूसलम के ऊपर, तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का की वापसी नहीं होगी। अब आप कहेंगे इस पागलपन का, इस किस्म की जो प्रेडिक्शंस और एंड ऑफ टाइम प्रोफेसीज का क्या ताल्लुक है फॉरेन पॉलिसी के साथ, तो ये अमेरिका बहादुर जो दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ फातह माना जाता है, उनकी ये फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ऐसे बनाए जाते हैं कि बाइबल के अंदर से
ये वैसे ही जैसे कि हम बच्चों के नाम रखते हैं, कुरान का एक कोई सफ़ा खोल के उसके ऊपर से कोई नाम रख लें बच्चे का। अब बच्चे की लक है कि उसका नाम रुमान रख दिया जाए या ज़कूम रख दिया जाए। तो इसी तरह आपको नज़र आता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है उसके अंदर ईसाई एक्सट्रीमिस्ट मजहबी तहरीकों का कितना अमल दखल है और कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो इसराइल की इस तरह की भोंडी किस्म की सपोर्ट करते हैं। अब ये वॉर ऑन टेरर के एतबार से आजकल हमारे मुल्क में भी कुछ उसकी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी चल रही है। मुशर्रफ साहब के दौर से हमारे ऊपर ये प्रेशर रहा है कि वॉर ऑन टेरर, जो वॉर ऑफ टेरर इसको कहना चाहिए, उसके हम साथी रहे हैं पाकिस्तान। और पाकिस्तानी कौम जो है पूरी उनकी मुसलमानों की मुजरिम है, क्योंकि हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका का साथ दिया और अपने मुल्क के अंदर भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की और अब एक मज़ीद कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये वॉर ऑन टेरर की एक्सटेंशन ही है। वॉर ऑन टेरर का एक बड़ा डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया कि इंसानी आज़ादी, बुनियादी हुर्रियत जो होती है उसका तसव्वुर ख़त्म कर दिया गया मुसलमानों के यहाँ, जो कि एक मेरे ख्याल में बड़ा एक फंडामेंटल एस्पेक्ट था इस्लाम का, कि आप इनफरादी तौर पे किसी हुकूमत के ताबे नहीं है, किसी नेशन स्टेट के ताबे नहीं है, किसी एम्पायर के ताबे नहीं है, बल्कि आप अल्लाह के कानून के ताबे हैं। और अगर कुछ लोग इकट्ठे होकर ये फ़ैसला करें कि वो जुल्म के ख़िलाफ़, तागूत के ख़िलाफ़, बर्बरियत के ख़िलाफ़ अपनी एक जिहादी तहरीक, इनकलाबी तहरीक चलाना चाहें, तो उनको मायूब या बुरी निगाह से देखा नहीं जाता था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो 1857 की, 1947 में इस मुल्क का हसूल हो, वगैरह वगैरह, खिलाफत मूवमेंट हो जाए, जिहादी तहरीकें हों, हमारी तारीख़ की इमाम शामिल की, उमर मुख्तार की लिबिया में, वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरा जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है मुसलमानों की साइकोलॉजी के अंदर, जो आपको नज़र आता है कि आज हम भी उसी नैरेटिव को मानते हैं कि वॉर ऑन टेरर के एक तरफ अमेरिकन दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ फातह और दूसरी तरफ मुसलमान दहशतगर्द थे, जबकि अक्सर उनके अंदर सियासी तहरीकों को लीड करने वाले पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इवन आप उनको मिलिटेंट्स कह सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के लिए वो लड़ रहे थे, उनको ऐसे प्रेजेंट किया गया जैसे कि वो वैशी दरिंदे हैं, और उनको डीह्यूमनाइज करना बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट होता था इसका। जिसकी वजह से आज आपको नज़र आता है कि मुसलमान भी दो कैंप्स में बटे हुए हैं, कि एक वो हैं जो हमास को शक की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि नहीं यार ये देखो इन्होंने 7 अक्टूबर को क्या किया। उनको वो जुल्म और बर्बरियत नहीं नज़र आती जो फ़लस्तीन के लोगों के साथ 75-76 साल से हो रही है। उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि एक आधे इजरायली सिविलियन का नाखून टूट गया, किसी एक का घुटना छिल गया, तो देखें ना वो तो गोरे चमड़ी के लोग हैं, तो वो तो अजीम लोग हैं, वो तो मुअज़्ज़ज़ फाते हैं इस दुनिया, इस जहान के, तो उनके साथ लिहाजा ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान ही दरिंदे हैं और शायद हम ही मुजरिम हैं इस दुनिया के। इराक वॉर ने अगर और कुछ अचीव ना किया हो, अफगानिस्तान वॉर ने और कुछ ना अचीव किया हो, तो कम से कम ये अचीव किया कि 2 बिलियन मुसलमानों के मेंटल मॉडल चेंज कर दिए हैं, कि वो आज अपने मुजाहिदीन को, अपने हीरोज़ को, जिन्होंने हमेशा इस उम्मत की तारीख़ में इस उम्मत का दिफा किया है, इस उम्मत की एक्सपेंशन की है, इस उम्मत की रिसोर्स को सिक्योर किया है, इस उम्मत के जो हमारा जो बुनियादी शरीयत का स्ट्रक्चर है उसके लिए अपनी जानें दी हैं, कुर्बान की हैं, वो उनको अब मायूब नज़र से और शक की निगाह से देखते हैं। और जो उनके फाते हैं, जो उन्होंने उनको ग़ुलाम बनाया बेड़ियाँ बना के, जिनके ज़रिए वो सूद के अपने निज़ाम के ज़रिए जिनकी मक्खन मलाई वो चूस के यहाँ से ले जाते हैं। तो इसमें बड़ी मुझे खूबसूरत मिसाल लगती है कि नाइजीरिया जो है वो ना सिर्फ अपना तेल बनाता है, वो गंदम भी पैदा कर सकता है, लेकिन नाइजीरिया की करेंसी जो है वो ग्रीनलैंड की करेंसी से कमज़ोर है, आइसलैंड की करेंसी से कमज़ोर है, जो कि ना घास उगा सकते हैं, गंदम तो दूर की बात, और ना जिनके अंदर कोई बड़े इतने कोई वास्ट किस्म के गैस और ऑयल के या प्रेशस मेटल्स के रिजर्व्स हों। तो बंदे को सोचना चाहिए जो आलमी निज़ाम है जो अमेरिका ने खड़ा किया, मालियात का जो मालियाती निज़ाम है, वो कितना कोई मुअज़्ज़ज़ और कितना कोई मॉरल है कि आज जो मुल्क गंदम बना सकते हैं उनके पास खाने को नहीं है, लेकिन जिन मुल्कों के पास कोई मसनूआत नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है सिवाय शायद कि वो टूरिज़म के हब हों, वो मुल्क जो हैं वो लीडिंग इकॉनमीज़ ऑफ द वर्ल्ड है। तो आखिरकार यही बात बनती है कि क्लीन ब्रेक ऑपरेशन के अंदर जो डिटेल्स हैं, तफसील उसके अंदर मैं नहीं जाता, लेकिन उसके जो एडवाइजरी प्लान्स हैं अब उससे एक कदम बढ़ के जो एपेक्स है इसराइल का, वो ये है कि जो उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स अचीव किए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, जिसमें यूएई और कुछ हद तक सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व थे, और अगर 7 अक्टूबर का हमला ना होता तो आज सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप्स इसराइल के साथ फुली सीमेंटेड और रियलाइज्ड होते। तो अब इस सब के अंदर अगर पाकिस्तान भी 2 स्टेट सोल्यूशन, पाकिस्तान भी अगर एक सॉफ्ट स्टांस लेने लग जाए और ईरान अकेला रह जाए उन इंटरनेशनल कम्युनिटी में, या कतर अकेला रह जाए कि वो स्ट्रॉन्ग स्टांस लें और फ़लस्तीन के लोगों की सपोर्ट करें, तो अनकरीब आप देखेंगे कि किबला अव्वल जो है आपके मस्जिद अल अक्सा जो है वो आपके हाथ से
निकल जाएगी। तो वो दिन दूर नहीं कि हरमैन शरीफैन की तरफ भी निगाह उठाएं, बिकॉज जो ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मदीनातुल मुनव्वरा भी आता है और यसरब शहर को भी वो क्लेम करते हैं इसराइली कि ये भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। अगर आप कभी भी उसका नक्शा देखें, जो कि अब तो एक ज़माना था जब मजाक उड़ाया जाता था कि ये तो मौलवियों की कंस्पिरेसी थेरीज हैं, अब तो इसराइली फ़ौजी अपने वो उस पैच के अंदर भी पहनते हैं, जो मिलिट्री पैचेस होते हैं, जहाँ एक तरफ उसका नक्शा जो है वो रिवर नाइल पे होता है और दूसरी तरफ उसका नक्शा जो है वो अरब ममालिक के अंदर इराक़ के दजला और फुरात तक चला जाता है। तो खुदारा अक्ल के नाखून लें, होश के नाखून लें, अभी भी वक्त है। इनके मंसूबे 40-40 साल लंबे, 30-30 साल लंबे होते हैं, हमारे मंसूबे एक दिन के भी नहीं होते। तो ये जो मेहनत की है इसराइलियों ने और अमेरिकन ने इसराइल को इस तरह से तगड़ा करने में और गिरदुनवा के सारे ममालिक की कमर तोड़ने में, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप हकीर लोग हैं, आप लोगों की गलती है। आप लोगों ने हर किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होने दी अपनी, तो आप दूसरे लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। इसको आप पढ़ भी लें क्लीन ब्रेक को, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नेतन्याहू इतना बड़ा ख्वाब देख सकता है अमेरिकनों के साथ मिल के कि मैं 30 से 40 साल में पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर अपनी हुक्मरानी चलाऊँगा और मैं पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर अपना राज चलाऊँगा, तो आप हिम्मत तो करें, जुर्रत तो करें बड़े ख्वाब देखने की। आप बड़े आइडियाज़ को एंटरटेन तो करना शुरू करें जियो स्ट्रेटजी के अंदर, क्योंकि जो आपके डोमेस्टिक मामलात हैं वो तभी सुधरते हैं जब आपकी फॉरेन पॉलिसी के मामलात क्लियर होते हैं। बिकॉज आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आपकी नेशन की आइडेंटिटी को डिफाइन करती है, आपका रिलेशनशिप विद योर नेबर्स एंड विद द वर्ल्ड कम्युनिटी एट लार्ज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ईओन का साथ देने का बहुत शुक्रिया। अब हमारी जो मेंबरशिप है वो 3000 रुपीज़ की होगी और उस मेंबरशिप में आपको एक प्राइवेट हमारा जूम सेशन होता है वीकली, उसमें आप शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ हम उसके अंदर आपको टॉप प्रायोरिटी देंगे हमारे नए शो के लिए। इसका नाम है Q&A विद TMA। उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तारिक मुनीर अहमद साहब के साथ, और जो मेंबर्स होंगे पेड मेंबर्स उनके सवालों को हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी ऑब्वियसली। इसका ये फ़ायदा होता है कि हम एटलीस्ट अपनी अकल के मुताबिक और अपनी एक मॉरल कॉन्शियस के मुताबिक जितना आपको इम्पार्शली अनबायस तरीके से न्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं एंड होपफुली इंटेन भी कर सकते हैं आपको, तो वो हम करते हैं। तो आप यूट्यूब के ज़रिए या हमारी वेबसाइट के ज़रिए इस मेंबरशिप के लिए साइन अप कर सकते हैं, जो 3000 रुपये पे मंथली बनती है। शुक्रिया।